जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जे फॉर सक्सेस में। आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सीटेट एग्जाम एसएसटी के पेपर के सिलेबस के टॉपिक में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका रिसोर्स टाइप्स नेचुरल एंड ह्यूमन एग्रीकल्चर। हिंदी में कहें तो संसाधन के प्रकार, प्रकृति, मानव और कृषि आपको पढ़ना है, क्योंकि हर वर्ष क्वेश्चन इसी टॉपिक से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत छोटे छोटे टॉपिक आपके हैं संसाधन, मृदा, भूमि, वन्य जीवन संसाधन, कृषि, उद्योग। एक बात में अगर कहें तो ये क्लास 8th के सभी चैप्टर के ये टॉपिक हैं, जिसको आज की इस वीडियो में संपूर्ण अर्थात निचोड़ एनसीईआरटी क्लास 8th ज्योग्राफी का निचोड़ वीडियो रहने वाला है, क्योंकि यह टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो ये सारे ही टॉपिक आपके उंगलियों पर नाचेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, विकास, जरूरत, उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जाएगा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका संसाधन। संसाधन की परिभाषा ही यहाँ पर पूरी की पूरी दे दी गई है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करे तो उसे क्या कहते हैं? ये भी पॉइंट, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तभी भी यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसे कहते हैं सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास का मतलब होता है कि संसाधनों का आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग करना है और उसको बचाए रखना है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इस संसाधन का उपयोग कर सकें। एक बात में इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नवीकरण संसाधन क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि नवीकरण संसाधन, आपको हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि जो नवीकरण संसाधन होते हैं वो ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें क्या कर सकते हैं? पुनः उत्पन्न कर सकते हैं और पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। उत्पन्न और प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं नवीकरण संसाधन। और ये ऐसे संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। इस प्रकार के संसाधन सभी आपके नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो। ठीक है, वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं? संभाव्य, वास्तविक, एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। 2 के साथ जाएगा वास्तविक। अगर ऐसे संसाधन हो जिनकी आपको मात्रा ज्ञात हो तो वे संसाधन होते हैं वास्तविक। अगर जिनकी मात्रा आपको ज्ञात नहीं हो तो वो होते हैं संभाव्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कितनी भूमि पर वन है? आपको बताना है कि जो वन है वो भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर हैं। 10%, 20%, 11%, 22%। राइट आंसर जो आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा हो जाएगा। 22% आपके भूमि पर वन है। इंडिया की बात करेंगे। अगर यहाँ पर एक बात आपको गौर करनी है, अगर कभी पूछ ले कि किस राज्य में वनों की संख्या सर्वाधिक है, क्या पूछे कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में वन सर्वाधिक है, तो आपका क्या आंसर होगा? वो होगा आपका एमपी, मतलब कि मध्य प्रदेश। वहाँ पर कम से कम 33% वन है। ठीक है, 33% वन है, जिसको टाइगर राज्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? 20 वर्ष, 40 वर्ष, 80 वर्ष, सैकड़ों वर्ष। इसका आंसर आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन कहता है कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लगते हैं? सैकड़ों वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष?
100 से भी ज़्यादा वर्ष लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के किस जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस वीडियो में पूरा का पूरा एनसीईआरटी निचोड़ आपको बताया जाएगा। ऑप्शन 1 है अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकूला। राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा कुरुक्षेत्र। यहाँ पर कुरुक्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत काल की जो लड़ाई हुई थी वो आपकी कुरुक्षेत्र में ही लड़ी गई थी। और मगरमच्छ जो प्रजनन केंद्र है जो कि हरियाणा के किस जिले में है, वो आपके है कुरुक्षेत्र जिले में है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा और राजस्थान का कौन सा समुदाय खेजड़ी के पेड़ और काले हिरण को संरक्षण प्रदान करता है? जाट, बिश्नोई, पंजाबी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका बिश्नोई के साथ। किसके साथ जाएगा? बिश्नोई के साथ यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पवन फार्मों में पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वह किस राज्य में है? जो आपकी जो पवन चक्कियाँ होती हैं जो ऊर्जा का उत्पादन करती हैं वो सर्वाधिक किस राज्य में है? वो राजस्थान में भी हैं, गुजरात में भी हैं और आपके तमिलनाडु में भी हैं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तंजानिया किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका तंजानिया है, जो तंजानिया देश है वो आपका पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है आपका तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है, निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अजैव संसाधन। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, ऐसे संसाधन को अजैव संसाधन कहा जाता है। और जिसमें जीवन पाया जाता है वो आपके होते हैं जैव संसाधन। जैसे कि मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इनमें क्या होता है कि जीवन पाया जाता है, इसलिए इन सभी को जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन ऐसे होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे पत्थर, चट्टान, इस प्रकार मतलब कि मानव निर्मित वस्तुएं, मोटर कार, इस प्रकार के संसाधन जो आपके होते हैं वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में, पंजाब में, उड़ीसा में, हरियाणा में। जो राइट आंसर की बात करेगा वो आपका करेगा ऑप्शन नंबर 1 असम। असम में है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आ चुका है। जैव संसाधन क्या होते हैं? अभी हमने आपको बताया कि जैव संसाधन वे होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है और अजैव संसाधन ऐसे होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। कैसे होगा? मानव में भी जीवन पाया जाता है, जीव जंतुओं में भी पाया जाता है, पेड़ पौधों में भी जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कहता है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा किस संसाधन का उदाहरण है? मानव निर्मित, नवीकरणीय, अनवीकरणीय या सभी? इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। इस प्रश्न का जवाब मैं पहले के क्वेश्चन में दे चुका हूं। जब मैं आपको एक प्रश्न संख्या 1 या 2 करा रहा था तो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे तरीके समझाया था। जो सौर ऊर्जा होते हैं, पवन ऊर्जा होती है, जल ऊर्जा होती है, ये ऐसे संसाधन के अंतर्गत आते हैं जिन्हें पुनः उत्पन्न या प्राप्त किया जा सकता है। और ये ऐसे संसाधन हैं जिन्हें कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मानव निर्मित, नवीकरण, अनवीकरण, ये सभी। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको मैंने इसका पूरा ही जवाब बता दिया है। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता है तो आप इसका जवाब आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया है वीटी कल्चर किससे संबंधित है? अंगूरों से, मत्स्य पालन से, फलों से, सब्जी से।
जो आपकी बीटी कल्चर होती है, क्या होती है, जो बीटी कल्चर होती है वो आपकी होती है अंगूरों से संबंधित। जो अंगूर की खेती की जाती है उसे कहते हैं वीटी कल्चर। जो आपकी मछली पालन की जाती है उसे कहते हैं पीसी कल्चर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पर आ चुका है 16। श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है। जो आपकी श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर कृषि की जाती है वो आपकी होती है 2 प्रकार की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पर आ चुका है 17। पीसी कल्चर किससे संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है जो पीसी कल्चर होती है वो रेशम के कीटों, मत्स्य पालन, अंगूरों की या फलों की। राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पीसी कल्चर होता है वो आपका होता है मत्स्य पालन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है आपका हार्टिकल्चर। हाँ, जो हार्टिकल्चर किससे संबंधित है, सब्जियों से, अंगूरों से, मत्स्य पालन, ये हमने आपको बता दिए। मत्स्य पालन पीसी कल्चर, अंगूर होता है वीटी कल्चर, जो सब्जी होती है वो होती है आपकी हार्टिकल्चर। ठीक है, जो सब्जियां की खेती की जाती है उसको कहते हैं हार्टिकल्चर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सब्जियों को। हमने आपको यहाँ पर बता दिया है मत्स्य पालन कहते हैं पीसी कल्चर को, और अंगूरों की खेती को कहते हैं वीटी कल्चर, और जो सब्जी की कृषि या उद्यान की कृषि की जाती है वो उसे आप कहते हैं हार्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पशुपालन कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि की जाती है। निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, मिश्रित या उपरोक्त सभी। यहाँ पर एक बात को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। जो परिवार की जो पेट भरने के लिए खेती की जाती है उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जो जो किसान या पशुपालन की बात करें जो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। जो बाजार में बेचने या रुपये कमाने के लिए की जाती है वो आपकी होती है वाणिज्य कृषि। अगर मिश्रित कृषि की बात करें जिसमें एक वर्ष में 1 या 2 या 3 से अधिक कृषि की जाए, ठीक है, उसका भी उद्देश्य क्या होता है कि मतलब कि रुपए कमाने के उद्देश्य से की जाए, तो आपकी वो मिश्रित कृषि के अंतर्गत आती है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है, जिसमें आपके एक तरफ मान लीजिए गाय का भी पशुपालन कृषक कर रहा है और दूसरी तरफ बकरियां हो गई, आपकी भेड़ियां हो गई। ठीक है, इस प्रकार के जानवरों को सम्मिलित रूप से क्या करता है, पालता है, तो उसे भी मिश्रित कृषि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, चलवासी कृषि किसे कहते हैं। चलवासी कृषि, यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया कि चलवासी कृषि किसे कहते हैं। पशुचारकों का जलवायु परिवर्तन के साथ एक स्थान पर आ जाते हैं, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो परिवर्तन के साथ जाते रहते हैं। दूसरा है कि वे चारों की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाते हैं, 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कि जो चलवासी कृषि या चलवासी जो पशु होते हैं उस किसे किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों को कहते हैं, मतलब कि जो पशुचारक होते हैं, पशुओं को जो चराने वाले किसान होते हैं, वो जलवायु को देखते हैं किस जगह की अच्छी जलवायु है और उसी जगह पर वो चले जाते हैं, मतलब कि अपने चरागाहों की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते रहते हैं। उसको कहते हैं चलवासी पशुचारक या चलवासी कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, क्योंकि जो स्थानांतरी कृषि होती है इसको कई नामों में भारत में जाना जाता है। इसको झूमिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसको कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, और इसको स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कृषि को मतलब कि हर 5 साल के अंतराल पर दूसरी जगह पर किया जाता है, और उस क्षेत्र की जो पहले की भूमि होती है उसको उपजाऊ रहती है। कर्तन दहन कृषि इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जहाँ पर वन या पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाकर जगह को साफ किया जाता है, और जो कृषक होता है उस जगह पर क्या करने लगता है, खेती करने लगता है, और 5 साल बाद उस खेती को क्या करता है, छोड़ के चला जाता है, पुनः उस खेती पर फिर कृषि करने लगता है। इस प्रकार की जो कृषि होती है उसे कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि या स्थानांतरी कृषि या झूमिंग कृषि। इसको विश्व में किस मतलब कि बहुत से नामों से जाना जाता है। जैसे कि झूमिंग कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में, मतलब कि जो स्थानांतरी कृषि है उसको उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग के नाम से जाना जाता है।
मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि उपरोक्त यहाँ पर सही वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं? बार बार स्थान बदलकर खेती करने को, उपजाऊ भूमि पर लगातार कृषि करने को, एक और दोनों। यहाँ पर आपके अनुसार जो आंसर आपका जो मन में चल रहा होगा आंसर, वो कह रहे होगे कि सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा, एक और दोनों। यहाँ पर ये वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बार बार स्थान बदलकर खेती करने को क्या कहते हैं? स्थानांतरी कृषि कहते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 2 है उसको घुमा दिया गया है। कैसे घुमा दिया गया? उपजाऊ भूमि पर लगातार कृषि करने को नहीं। जो स्थानांतरित कृषि होती है इसको कम से कम 5 साल का अंतराल देना पड़ता है, क्योंकि इसको कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। क्यों इसको 5 साल के लिए छोड़ना पड़ता है? 5 साल के बाद ये दोबारा इसमें का क्या आ जाता है, उपजाऊपन दोबारा आ जाता है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा, स्थान बदल बदल कर खेती की जाती है, वो वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मिलेट किसे कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर बारीक अनाज को, मतलब कि छोटे अनाज को, या गेहूं, चावल या मोटा अनाज। जो आपका मोटा अनाज होता है जैसे कि बाजरा हो गया और आपकी मक्का हो गई, इनको क्या कहा जाता है? मिलेट अनाज कहा जाता है। जो मोटे दाने वाले अनाज होते हैं उनको कहा जाता है मिलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रेशेदार फसलें कौन सी हैं? जूट, कहवा, एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। रेशेदार की बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें रेशे पाए जाते हैं, वो आपकी होती है जूट। जूट कृषि आपकी ऐसी कृषि है जिसको रेशेदार कृषि के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जो आपका जूट होता है वो आपकी इंडिया की बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में अर्थात पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक किया जाता है आपका जूट। जूट उत्पादक राज्य की बात करेगा तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, चावल का अग्रणी देश कौन सा है? चाइना है। चाइना में चावल सर्वाधिक होता है, ठीक है, जो कि पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत महान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कपास को उगाने के लिए सर्वोत्तम जो मृदा होती है वो होती है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी में ही क्या किया जाता है? कपास को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, चावल की फसल के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है? काली मिट्टी, जलोढ़, लेटराइट, उपयुक्त सभी। जो चावल के लिए, चावल और गेहूं के लिए कृषि जो की जाती है वो आपकी होती है लेटराइट मृदा। सॉरी, यहाँ पर हमने गलत कह दिया है। जो चावल की खेती की जाती है वो आपकी की जाती है लेटराइट मृदा में। जो आपकी गेहूं की खेती की जाती है वो ज़्यादातर आपके जलोढ़ क्षेत्र में की जाती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु की जो नदियाँ हैं उनका जो अपवाहित क्षेत्र द्वारा लाए गए अवसादों पर जमाव को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है आपकी जलोढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम 2023 के दिसंबर वाले किसी ना किसी सेट में पूछा गया था। ठीक है, मतलब कि पेपर 2 में ही पूछा गया था। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? कपास को, पटसन को, जूट को, नायलॉन को। राइट आंसर की जो बात होगी यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 की बात की जाएगी। पटसन को आपका सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कॉफी का अग्रणी देश कौन सा है? भारत, ब्राजील, कनाडा, स्पेन। कॉफी की बात करेगा जो कॉफी सर्वाधिक होती है वो आपकी होती है ब्राजील में। यहाँ पर ब्राजील कई मामलों में आगे है। ठीक है, कॉफी के मामले में भी आगे है और किस मामले में है? गन्ना के भी मामले में आपका ब्राजील आगे है और चीनी के भी मामले में, मतलब कि गन्ना जहां होगा वहीं पर चीनी अधिक होगी और कॉफ़ी भी अधिक होती है, वो आपका देश होगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस लगाकर इसका जवाब देना है आपको। लुगदी व कागज उद्योग किस पर आधारित है? कृषि पर, वन पर, खनिज पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका खनिज नहीं होगा, वन, कृषि। कृषि पर कौन, कृषि आधारित कौन कौन से आपके उद्योग होते हैं वो आप जानते होंगे, मतलब कि जो खेती द्वारा की जाती है उद्योग वे आपके कृषि आधारित होते। जो वन से क्या प्राप्त किया जाता है? लकड़ी प्राप्त किया जाता है। लकड़ी से क्या बनाया जा सकता है? लुगदी, कागज इत्यादि। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका?
वन आधारित उद्योग हैं आपके लुगदी और कागज जो उद्योग होते हैं वो आपके वनों पर आधारित उद्योग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है। उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? कच्चे माल के भी आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, जो आपका कच्चा माल के आधार पर भी किया जाता है, आकार छोटा है, बड़ा है या मध्यम है या लघु है या बृहद है, और स्वामित्व के आधार पर निजी है या मतलब कि निजी कह लो या उसको कह लो, मतलब कि एक और होता है निजी होता है मतलब कि पराया ही, मतलब उसका कुछ शब्द होता है, मुझको अभी याद नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल, आइसोनाइट या कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन। जो आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ था ये हुआ था आपका 1984 में हुआ था, मार्च के महीने में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है मार्च 1984 में हुआ था। ठीक है, वो गैस थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा आपका 12 मार्च 1984। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 किसे आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। जो आपका इस्पात उद्योग होता है उसको आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पिट्सबर्ग कहाँ स्थित है? ये आपका है अमेरिका में पिट्सबर्ग स्थित है, जो कि लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर टिस्को को डोलामाइट कहाँ से प्राप्त होता है? टिस्को को जो डोलामाइट प्राप्त होता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ दोनों जगहों से प्राप्त होता है, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है? वो आपकी है झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मिनेसोटा की खानों में कौन सा अयस्क पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है, कॉफी, कोयला, ठीक है, हीरा। यहाँ पर अयस्क की बात हो रही थी, आपको यहाँ पर भी कॉमन सेंस लगाना है। अयस्क की बात हो रही तो कॉफी कहाँ से आ गया? ठीक है, हीरा कहाँ से आ गया? कोयला तो हो सकता है एक तरीके से मान लीजिए अयस्क के अंतर्गत, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका लौह अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो आपकी किस नदी पर अवस्थित है, या किनारे या तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये नोट कर लीजिएगा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सुवर्ण रेखा। ठीक है, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है वो आपकी सुवर्ण रेखा कहाँ है? झारखंड की बात करता है। ठीक है, झारखंड, झारखंड में क्या है, यहीं पर एक नदी पड़ती है जो कि टाटा आयरन स्टील कंपनी के मतलब कि किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब किया गया था? 1985 में आपका मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है विषुवत वृत्त की दिशा मतलब किस दिशा में अधिक रहती है? विषुवत वृत्त की किस दिशा में जनसंख्या अधिक रहती है? ठीक, क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पर। उत्तर में, दक्षिण में, विषुवत वृत्त पर जो आपका उत्तर होता है। ठीक है, विषुवत वृत्त जैसे कि ग्लोब है, इसको दो बराबर भागों में आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत जो रेखा काट रही, जो इसका उत्तर वाला ऊपर का क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, तो राइट आंसर आपका होगा उत्तर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 आ चुका है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जो जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, रहने वाले लोगों और उनके क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूपृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? जो कि 2011 के अनुसार यहाँ पर आपकी किताबों पर लिखा गया है, अभी भी अपडेट नहीं हुई है किताब, इसलिए आपको जो वहाँ पर जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आपको इसी प्रकार से दिए जाएंगे। आपको टेंशन भी किसी प्रकार की नहीं लेनी है। जो भारत की जनसंख्या घनत्व का जो क्या है वो घनत्व कितना है, वो आपका है 324। ठीक है, कितना है? 324 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है यहाँ पर 44। प्रवास किसे कहते हैं? ठीक है, प्रवास किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, या एक स्थान पर सदैव रहने वाले लोगों को प्रवासी कहते हैं, एक या दोनों, इनमें से कोई नहीं। बात हो रही है यहाँ पर प्रवास किसे कहते हैं?
एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, वे लोग जो देश को छोड़कर चले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो वे लोग जो देश को ही छोड़कर चले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी या अप्रवासी, विदेशी या निवेशी या निवासी? यहाँ पर इसका भी आपको आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको कमेंट में बताना है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर विदेशी नहीं होगा इसका, ना ही निवासी होगा। ऑप्शन नंबर 1 और दोनों में ही एक इसका राइट आंसर होगा, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि क्या है? जो जनसंख्या संगठन का अध्ययन किया जाता है वो सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि होती है वो आपकी होती है जनसंख्या पिरामिड विधि। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड विधि होती है, उसमें एक तरफ स्त्रियों को दर्शाया जाता है और दूसरी तरफ पुरुषों को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी जनसंख्या संगठन अध्ययन करने में क्या होती है? सहायता प्रदान करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 47 की। जनसंख्या जो परिवर्तन के प्राकृतिक कारण क्या होते हैं? ठीक है, जो प्राकृतिक कारण की बात हो रही है यहाँ पर आपको याद रखना है, जो प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन कई प्रकार से होता है। या तो लोग मर जाएं तो भी उसको जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, या मर जाएं या पैदा हो जाएं उसको भी जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है, आपको बात याद रखनी है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण ये दोनों ही होते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। लोग मरें चाहे पैदा होएं तो उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक, मतलब कि प्राकृतिक मतलब होता है कि अपने आप। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करेंगे ए और बी, यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, जन्म दर और मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 भी आपकी जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में आपकी जनसंख्या को घनत्व को क्या किया जाता है? विभक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से घने बसे क्षेत्र कौन से हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उपयुक्त सभी। ठीक है, जो सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व पाया जाता है या बसावट पाई जाती है वो आपकी दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, अर्थात उपयुक्त सभी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये तीनों ना होते तो दक्षिण पूर्वी एशिया आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। अगर आपसे विरल जनसंख्या की बात करेगा तो विरल जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र ले लीजिए आप, भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है, ठीक है, वो आपके विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। हिमालय वाला जो क्षेत्र है वो भी आपका विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपके लिए क्वेश्चन यहीं तक थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।